हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं जेईई मैथमेटिक्स का सबसे पावरफुल रैंक बूस्टर, जेईई मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर वॉल्यूम 4। इसमें जो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, नाम सुनते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा वो सबसे पावरफुल रैंक बूस्टर क्यों है। मैं उसका परसेंटेज वेटेज समझाऊंगा मैथमेटिक्स में। इसमें मैं कवर कर रहा हूं वेक्टर 3D और जेईई मेन टॉपिक्स। जैसे ही स्टूडेंट्स जेईई मेन टॉपिक्स नाम सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ ये तो बहुत ही फर्जी से चैप्टर हैं, और उनको वो इग्नोर करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और उसका तो उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वो सुन लो साफ। जेईई मेन टॉपिक्स में 4 चैप्टर्स आते हैं, सेट्स एंड रिलेशंस, नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे नेक्स्ट स्टैटिस्टिक, और उससे नेक्स्ट आता है अपने पास मैथमेटिकल रीजनिंग। और इन चारों से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में पूछे जाते हैं। वेक्टर 3D से भी दोनों से कंबाइंड 3 क्वेश्चन पूछाते हैं। इसका मतलब इसमें टोटल क्वेश्चन कवर हो गए 6, जो कि पूरे 30 क्वेश्चन का पार्ट हो गया 1/5। दैट मींस 20% ऑफ मैथमेटिक्स ये कवर कर रहा है। तो अगर तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो, उसका मतलब ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम 20% पोर्शन जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वीडियो लेक्चर में जिस तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट किए हुए हैं, एनालिसिस करके वो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। और वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे एक वन शॉट में सारे चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबका रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद जेईई मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर वॉल्यूम 4। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर के क्वेश्चन से। वेक्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जेईई, उसमें मिक्स क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स किए हैं मैंने। तो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में अगर तुम्हें उसमें भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक अटैच्ड है। पीडीएफ में बहुत ही प्रॉपर्ली अरेंज्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक ओरिजिन O0,0, पॉइंट A 1,0, B -1,0, P एक पॉइंट है जो इस तरह मूव कर रहा है XY प्लेन पे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ PA, मैग्नीट्यूड ऑफ PB इन वेक्टर किया, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m दे रखा है। ऑप्शन में तुमने देख लिया होगा, इसमें स्मॉल m और कैपिटल M इन दोनों की वैल्यूज पूछी है क्या होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अपन पॉइंट P जो है वो क्या ले लेते हैं, x, y ले लेते हैं। तो वेक्टर PA जो है वो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। दैट मींस ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इस कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस xi कैप, और ये आ जाएगा माइनस yj कैप, और डॉट PB बोला है तो कितना आएगा -1 माइनस xi कैप और माइनस yj कैप, और प्लस 3 टाइम्स OA इंटू OB बोला है। तो वेक्टर OA जो है वो कितना आएगा तुम्हारे पास, i कैप, और यह आएगा माइनस i कैप इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, x² -1 प्लस y², डॉट तो करना आता होगा आई होप, -3 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। ये किसकी इक्वेशन है? ये एक सर्कल का इक्वेशन है। कौन सा सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस 2 है, सेंटर कितना है 0,0 है तुम्हारे पास। 2 पॉइंट दिए हैं। पॉइंट A क्या है 1,0, ये तो हो जाएगा 1,0। पॉइंट B क्या है -1,0। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और देखना, ध्यान से सुन लेना मैं क्या करने जा रहा हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखना। इसमें बोला है PA और PB का मैक्सिमम वैल्यू। पहले मैं इसकी बात करूं, PA का मैक्सिमम वैल्यू। P कौन सा पॉइंट है, x, y। दैट मींस जो इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाला इस पॉइंट A से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा होगा, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तुम्हें ये तो कॉन्सेप्ट याद ही होगा। अगर ये सेंटर C है और पॉइंट P कहीं भी है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे देखना है, पॉइंट P से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट जो है उसकी इससे डिस्टेंस कितनी होती है, ये तो CP होगी, और प्लस क्या ऐड कर दो, रेडियस, तो कितना हो जाएगा CP प्लस R। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इससे अपन डिस्टेंस देख लेते हैं, किससे, सेंटर से। ये कितनी है तुम्हारे पास 1, और ये रेडियस कितनी है 2। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम PA की अगर तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो किसके इक्वल होगी 3। ऐसे ही B की भी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3। तो PB की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 3। तो PA इंटू PB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो P इंटू PB दैट मींस कैपिटल M का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 9। दैट इज इनकरेक्ट। एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट काफी ज्यादा गलती करते हैं। ये रॉन्ग क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसने PA के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा ना, इसने PB के मैक्सिमम वैल्यू का, सॉरी PA के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू पूछा। इसने पूछा PA इंटू PB, PA के मैग्नीट्यूड का और PB के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में एट ए टाइम जो पॉइंट P लेंगे, दोनों एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे, सेम। अब ध्यान से सुनना, तुमने PA का मैक्सिमम वैल्यू निकाला तो उस टाइम पे P की पोजीशन क्या थी, P की पोजीशन ये थी। और जब तुमने PB का मैक्सिमम वैल्यू निकाला तो P की पोजीशन क्या थी, ये।
तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बार तो इस वाले में तो मैं पी पॉइंट ये वाला पुट करूं और इस वाले एक्सप्रेशन में पॉइंट पी ये वाला पुट करूं, ऐसा अपन नहीं कर सकते। जब तुम ऐसा कर रहे हो कोई भी एक वेरिएबल, ये अपन ने एक वेरिएबल ये अपने इसमें पी ए का मैक्सिमम वैल्यू देखा है और यहाँ पे पी बी का मैक्सिमम वैल्यू देखा है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इस पूरे की कंबाइंड वैल्यू 9 है। ये हम तभी कर सकते थे जब दोनों में ये जो मैक्सिमम वैल्यू 3 आई है वो पॉइंट पी की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ही आए। यहाँ पे दो डिफरेंट पोजीशन के लिए आ रही है, तो ये हम अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में जानबूझ के मैंने इस तरह के ऑप्शन डाले हैं कि तुम 9 और मिनिमम वैल्यू जैसे तुम निकालोगे यहां से क्या आएगी 1, तो वो दोनों ऑप्शन तुम करेक्ट करो जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट पे मूव करते हैं। तो राइट मेथड क्या होगा, राइट मेथड क्या होगा, पॉइंट पी जो है अपन को क्या दिया है, अपन ने क्या लिया पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ये वेक्टर कौन सा है तुम्हारे पास, वेक्टर पी ए है और ये वेक्टर कौन सा है पीबी। पी और पीबी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो पी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा तुम्हारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पीबी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 4, 4 प्लस 1 5, ये 5 माइनस 2x और ये 5 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे अगर x कॉमा वाई इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर दूं, x का रेंज यहाँ पे क्या होगा -2 से 2 होगा, या मैं चाहूं तो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दूं, x इक्वल टू 2 cos थीटा y इक्वल टू 2 sin थीटा। तो x इक्वल टू 2 cos थीटा है, cos थीटा का रेंज -1 से 1, तो x का रेंज -2 से 2, तो x स्क्वायर का रेंज जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 4 होगा। तो अब 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा तुम्हारे पास, जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा 25 और उसका रूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 5, और जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा मिनिमम, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी जितनी ज्यादा है ये एक्सप्रेशन इसका वैल्यू क्या होगा उतना ही कम होगा। तो जब 4 पुट करेंगे तो 25 माइनस 16 वो 9 हो गया और उसका रूट जो है मिनिमम वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास 3। ये है कैपिटल एम और ये है स्मॉल एम। मैक्सिमम वैल्यू आ गया 5 और मिनिमम वैल्यू आ गया 3। तो पहले जो अपन ने आंसर निकाला था मैक्सिमम वैल्यू का 9 और मिनिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू का 1, वो दोनों आंसर्स इनकरेक्ट हैं। करेक्ट मेथड ये होगा तुम्हारे लिए, वो इनकरेक्ट मेथड होगा। इस तरह का मेथड तुम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी कुछ क्वेश्चन में लगाते होगे, तो जब भी तुम इस तरह का मेथड लगाओ तो चेक करो कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए तुम लगा के फिर उनको ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो चेक करो कि उन दोनों एक्सप्रेशन में इक्वालिटी एक ही पोजीशन के लिए एक ही कंडीशन आ रही हो, इक्वालिटी अलग अलग कंडीशन में इक्वालिटी होल्ड ना हो रही हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है वेक्टर, यहाँ पे वीटीपी वगैरह को इन्वॉल्व किया है, तो वीटीपी एसटीपी ये सारे, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एसटीपी अपन इन्वॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एक बार ट्राई करो एंड देन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। जो इन्फॉर्मेशन काम की है वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा है, बी क्रॉस डी जो है वो 0 दे रखा है और सी डॉट डी जो है वो क्या दे रखा है तुम्हें 0 दे रखा है। तो b क्रॉस d अगर 0 है तो यहां से तो क्या पता चल गया कि b और d, इसने क्वेश्चन में दे रखा है जो भी नॉन जीरो जिस तरह की इंफॉर्मेशन है सारी, b और d दोनों जो है वो कैसे हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो d क्रॉस a क्रॉस d, पहले VTP का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या बनेगा d डॉट d, ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। VTP का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, d डॉट d इंटू वैक्टर a माइनस d डॉट a इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास वेक्टर d, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर। सेपरेट कर दें, d डॉट d क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर, दैट मींस ये आ जाएगा तुम्हारे पास से कैंसिल होकर वेक्टर a, और माइनस d डॉट a अपने को लिखना है। तो d डॉट a जो है a क्या है यहाँ पे b प्लस c है तुम्हारे पास इंटू वैक्टर d और ये मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, d डॉट b और d डॉट c तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 0, d डॉट b लिखना है। तो b अगर d के पैरेलल है तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं ना, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा d वेक्टर। यहां पुट करते हैं तो देखो d डॉट b की जगह लिखा लैम्डा d, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा और d डॉट d क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर प्लस d डॉट c तो कितना आएगा 0 इंटू ये वेक्टर d और ये मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास a माइनस लैम्डा d, और ये लैम्डा d जो है तुम्हारे पास वो किसके इक्वल है वेक्टर b के इक्वल है, और यहां से a माइनस b जो है वो किसके इक्वल आएगा वेक्टर c के इक्वल आएगा। दैट मींस जिस भी ऑप्शन में वेक्टर c है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या। 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी जो हैं वो नॉन कोप्लिनियर वेक्टर्स हैं। फिर तुमसे बोला है कि ये जो है 3 वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लिनियर हैं तो लैम्डा की वैल्यूज कितनी पॉसिबल हैं, किस तरह की वैल्यूज पॉसिबल हैं।
तो तीन वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये a प्लस 2b प्लस 3c लैम्डा b प्लस 4c और 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू वैक्टर c, इसका बॉक्स जो है वो क्या आएगा, 0। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, वो देख लेना। अगर एक वेक्टर l जो है वो इस तरह लिख रखा हो, l1a प्लस l2b प्लस l3c, और एक वेक्टर m जो है वो इस तरह लिख रखा है m1a प्लस m2b प्लस m3c, और एक वेक्टर n इस तरह लिख रखा है n1a प्लस n2b प्लस n3c, तो l m n इन तीनों वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, वो तुम कैसे लिख सकते हो, ये l1 l2 l3 इनको अलग डिटरमिनेंट में लिख दो, m1 m2 m3 और n1 n2 n3, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, बॉक्स abc। तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ वगैरह वो सारा तुमने थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ लिया होगा, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो इस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास L1 L2 L3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा M1 M2 M3, तो M1 तो कितना है 0, ये क्या है लैम्डा और ये 4। इस वाले में N1 का वैल्यू 0 है, N2 का वैल्यू भी 0 है, और C के मल्टीप्लाई में जो N3 है वो कितना है 2 लैम्डा माइनस 1 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बॉक्स ABC आएगा, जो कि इसने दे रखा है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इसका मतलब बॉक्स ABC तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं थर्ड रो के अलॉन्ग, तो क्या बनेगा ये 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 0, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज कितनी आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, एक तो लैम्डा इक्वल टू 0 और एक आ रहा है लैम्डा इक्वल टू 1/2। तो कितनी रियल वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये इनका बॉक्स 0 हो रहा है तुम्हारे पास, एक तो 0 पे और एक 1/2 पे। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, इसका मतलब इनका बॉक्स जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये डेटा क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये डेटा नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये डेटा नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये डेटा नॉट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1/2। इन दो के अलावा अपन लैम्डा की सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट 2 वैल्यूज। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले खुद से ट्राई कर लो, देन अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इनको वेक्टर ए बी सी से लिख दिया, क्वेश्चन में नहीं लिखा है ए बी सी। इसने दिया है कि एक ऐसा वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी के प्लेन में है और साथ में सी के साथ में ऑर्थोगोनल है, दैट मींस सी के परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको कैसे लेके सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर को मानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तुम्हें वैसे सपोज करते हुए वैसे करते हुए नहीं सॉल्व करना, डायरेक्टली इसको वीटीपी के एप्लीकेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये वो वेक्टर होता है, ध्यान से सुन लेना कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो तुमसे पूछा जाए ए क्रॉस बी, ये वेक्टर क्या होता है, ये कौन सा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, इस पूरे को एक नया वेक्टर एक बार के लिए पी मान लेते हैं, पी क्रॉस सी, दैट मींस ये वो वेक्टर होगा जो सी के भी परपेंडिकुलर है और पी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये तो फिक्स हो गया, ये सी की क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा P के परपेंडिकुलर है, P कौन सा है, A क्रॉस P। मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A क्रॉस B दैट मींस ये इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब वापस इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वापस इसके जब परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या आएगा, इन्हीं दोनों के प्लेन में आ जाएगा। इन दोनों के प्लेन में कैसे भी हो सकता है। तो मान लो थर्ड वेक्टर जो है तुम्हारे पास, मान लो वो वेक्टर C इस तरह दे रखा है, तो तुम्हारे पास ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा, C के तो परपेंडिकुलर और A और B इन दोनों के क्या आएगा, प्लेन में, क्योंकि A क्रॉस B बनेगा ये और A क्रॉस B के परपेंडिकुलर लेंगे तो वो वापस क्या आएगा, इसी के प्लेन में आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। तो A क्रॉस B क्रॉस C जो है कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं, ये वो वेक्टर होगा जो A और B के प्लेन में है एंड C के परपेंडिकुलर है। जैसे ज्योमेट्रिकली मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, अगर ये वेक्टर C है, ये A और ये B है, तो क्या होगा तुम्हारे पास, इस वाले वेक्टर के यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, या फिर मैं बोलूं इसके परपेंडिकुलर जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। साथ में इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है A और B के प्लेन में है और C की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो A और B के प्लेन में है, दैट मींस A क्रॉस B, और C के परपेंडिकुलर है। साथ में अपने को मैग्नीट्यूड इसका क्या करना है, यूनिट करना है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो इस फैक्टर को मैं बोल देता हूं लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C। अब ये अपना जो रिक्वायर्ड जो भी वेक्टर है वो हो गया, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं किस हेल्प से, फॉर्मूला लगाओ। A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो क्या बनेगा, इसको हम लिखते हैं A डॉट C इंटू B माइनस
बी डॉट सी इंटू वैक्टर ए। सॉल्व करो लैम्डा ए डॉट सी कितना आएगा तुम्हारे पास, ये 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 वेक्टर बी माइनस क्या आ जाएगा, वेक्टर बी के कंपोनेंट भी लिख लेता हूं। वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या है, 1 माइनस 1 और 1 माइनस बी डॉट सी कितना आएगा 5 माइनस 2 3 प्लस 6 क्या आ गया तुम्हारे पास 9 और वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है 2 1 1। इसको सॉल्व किया, इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे 18 माइनस 18 ये कितना हो गया तुम्हारे पास 0। उससे नेक्स्ट माइनस 18 और माइनस 9 जो है वो कितना आएगा माइनस 27। उससे नेक्स्ट 18 और माइनस 9 जो है वो कितना आ गया तुम्हारे पास 9। तो इसके ये वेक्टर कैसा बन गया, ये वेक्टर ऐसा बन गया लैम्डा टाइम्स माइनस 27 जे कैप प्लस 9 के कैप। ये वो वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन में है और सी के क्या है परपेंडिकुलर है। उसका मैग्नीट्यूड कुछ है अपने को नहीं पता, मैग्नीट्यूड अपने को क्या करना है यूनिट करना है, तो इसका पूरे के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा यूनिट फैक्टर आ जाएगा 9। तो कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा -3 जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ गया तुम्हारे पास 9 कॉमन लेने के बाद में तुम्हारे पास -3 जे कैप और प्लस के कैप और यूनिट फैक्टर लिखना है तो अपन क्या बोलेंगे 9 लैम्डा -3 जे कैप और प्लस के कैप और डिवाइड कर देते हैं किससे 9 लैम्डा और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास √10 से, तो ये इससे कैंसिल और ये बन गया। और मैं अब यहाँ पे प्लस माइनस बोल देता हूँ, कैसे हम बोलते हैं कि अगर a क्रॉस b, अगर अपने को a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है तो उसको मैं a क्रॉस b भी लिख सकता हूं और माइनस a क्रॉस b भी लिख सकता हूं। अगर ये वेक्टर a है और ये b है तो a क्रॉस b तो क्या आएगा प्लेन से बाहर की तरफ और माइनस a क्रॉस b या b क्रॉस a क्या आएगा इस प्लेन के अंदर की तरफ। दोनों ही क्या है a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो माइनस लगाने से डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बाकी जो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब इसने जो भी ऑप्शन दिया वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3D पोर्शन। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 3D का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं एक साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ट्राई कर लो, इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, कर लिया होगा तुमने ट्राई, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट ए दिया है 1,2,0, बी दिया है 2,-1,1। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया होगा। इसने बोला है कि एक प्लेन P1 है जो इन दोनों पॉइंट्स को कंटेन करता है और इस वाले प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो अपने को P1 का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। फिर एक प्लेन P2 दिया है, फिर इसने बोला है एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से तो पास होती है और साथ में इस प्लेन P1 और P2 इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। तो तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन भी किस फॉर्म में निकालनी, इस फॉर्म में निकालनी। खूब सारी कैलकुलेशन है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर करेंगे हम। सबसे पहले इसने बोला है ए और बी को कंटेन करता है, तो एक प्लेन अगर दो पॉइंट को कंटेन करता है तो इन दोनों पॉइंट को कंटेन करता है तो इनको ज्वाइन करने वाले वेक्टर के क्या होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन का वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मान के चलो प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालनी है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या, एक तो उस प्लेन में चाहिए अपने को पॉइंट, दूसरा चाहिए होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट मींस उसका नॉर्मल वेक्टर। ऐसे ही लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो दो इंपॉर्टेंट डेटा क्या रिक्वायर्ड है, एक तो चाहिए होता है उस लाइन पे पॉइंट और एक चाहिए होता है उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। ये फंडे क्लियर हैं तो तुम किसी भी लाइन और किसी भी प्लेन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। कैसे, अब इसमें लिखें, वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर होगा उसका नॉर्मल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट ये जो P1 प्लेन है इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर N1 है वो इस वेक्टर AB के परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर AB अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा, इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये तो आ जाएगा 1, उससे नेक्स्ट आएगा -3 और उससे नेक्स्ट क्या आएगा 1 और ये तो आ गया तुम्हारे पास। साथ में इसका क्रॉस करेंगे, कौन सा वेक्टर के साथ में, इस वाले के साथ में, इसके साथ में मैंने क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि अपने प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर N1 है वो AB वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके नॉर्मल वेक्टर के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास ये आ गया 8, उससे नेक्स्ट तुम्हारे पास -3 और ये आ गया तुम्हारे पास 4 और उससे नेक्स्ट ये कितना आ गया 4, या फिर मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूं, ये लिख देता हूं 2,1,1। ये तो आ गया इसका नॉर्मल वेक्टर। साथ में एक पॉइंट ये दिया हुआ है 1,2,0, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास देखो 2x + y + z और ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो 1,2,0 तो इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास 1 + 2 2 + 2 + 0 दैट मींस 2x + y + z = 4। ये प्लेन P1 का इक्वेशन आया है। अभी प्लेन P2 का इक्वेशन क्या दे रखा है, ये है x + y + z = 5। अब दो प्लेन आ गए। अब इस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन और इंक्लूड हो गया, क्या, इन दोनों प्लेन की अपने को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। तो दो गिवन
प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो दो गिवन प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो वो हमने क्या बोला, लाइन के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट, दूसरा उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो उसका पैरेलल वेक्टर जो है तुम्हारे पास, लाइन के पैरेलल वेक्टर p कैसे आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो आ गया तुम्हारे पास 0, उससे नेक्स्ट ये वाला तुम्हारे पास आएगा -1 और इससे नेक्स्ट ये वाला क्या आ गया 1, ये आ गया 0 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। मैंने क्या किया, ये मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, ये 2, 1, 1 और क्रॉस 1, 1, 1। इसलिए जो मैं लिख रहा हूं सिंबल का मतलब क्या है, ये 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इन दोनों का क्रॉस किया। तो इन दोनों का क्रॉस करने पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास 0, -1 और 1, दैट मींस माइनस j कैप प्लस k कैप। अब एक तुम्हें चाहिए पॉइंट, एक पॉइंट और कैसे निकालेंगे, उस लाइन पे पॉइंट कैसे निकालेंगे। उस लाइन पे पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट चाहिए, और कॉमन पॉइंट के लिए क्या करो, किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो। जैसे मैंने पुट किया, क्या पुट कर दो z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेंगे तुम्हारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया तुम्हारे पास, z इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट आ रहा है -1, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा तुम्हारे पास, x -1 पुट किया तो y कोऑर्डिनेट आ गया 6। तो फाइनली ये जो लाइन है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे आएगी, पॉइंट तो आ गया -1, 6, 0, ये x प्लस 1, ये y माइनस 6 और ये z माइनस 0, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है तुम्हारे पास 0, -1 और 1। वेक्टर 3D में एक जैसे इक्वेशन होते हैं, सिर्फ नोटेशन का फर्क होता है ना, चाहे उसको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो या कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। अब हम बोल रहे हैं कि एक लाइन L जो है वो किससे पास होती है, 1, 1, 1 से पास होती है, और साथ में इस लाइन को क्या करती है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन L का इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता हूं, 1, 1 से पास हो रही है, और साथ में उसके डायरेक्शन रेशियो अपने क्या बोल दिए, ABC। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। डॉट 0 कर देते हैं, a इंटू 0 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से c इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, b एक रिजल्ट आ गया। अब तुम्हें एक देख के लग रहा होगा, अब इसके अलावा अब सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अब कैसे सॉल्व करें। तुम्हें लग रहा होगा a b c की वैल्यू के लिए एक रिलेशन तो और उसको देना चाहिए था, वो एक रिलेशन और कहां से लेके आए। जब भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, 3D और वेक्टर के क्वेश्चन में, लाइंस वाले क्वेश्चन में, जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, तुम्हें लगे डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन या उसके पैरेलल वेक्टर के लिए एक इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड है, तो रुकना, सोचना, देखना उस क्वेश्चन में कहीं उसने इंटरसेक्ट ऐसा कोई वर्ड या कोप्लेनर या ऐसा कोई वर्ड तो नहीं लिखा। इसने बोला ये लाइन L इस लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब इंटरसेक्ट तो तभी कर सकती है जब ये दोनों लाइन कैसी हो, कोप्लेनर हो। और दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइन अगर कोप्लेनर है तो ये और ये लाइन, तो इस पे एक पॉइंट A और इस पे एक पॉइंट B, ये AB, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q ले लिया, तो इन तीनों का जो डॉट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था, तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, 0। शायद मैंने गलती से यहाँ डॉट बोल दिया, वापस सुन लेना। इन तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, 0 होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बॉक्स 0 कर देते हैं, वेक्टर बनाते हैं। पहला तो इस पे एक फिक्स पॉइंट और इस पे फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर AB, तो कितना आएगा तुम्हारे पास, देखो ये मैं कर रहा हूं, यहाँ पे आ गया ये तुम्हारे पास 2। उससे नेक्स्ट 1 - 6 करेंगे तो कितना आएगा -5, और ये 1 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1। और एक अपन यहां से ले लेंगे, कौन से, इसके वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्या है, 0, -1 और 1, और यहां से वेक्टर क्या आएगा, ये B और C इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, इसको क्या आएगा, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो A इंटू कितना आएगा, -5 + 1, तो ये आ गया तुम्हारे पास -4 है। नेक्स्ट B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा -2B, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा तुम्हारे पास -2C इक्वल्स टू 0। B और C दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4C, तो -4A इक्वल टू 4C आएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास A इक्वल टू क्या आ गया, -C आ गया। अभी भी क्वेश्चन में कुछ बचा है, A इक्वल टू -C हो गया, तो तुम्हारे पास, मैं ये पूरा डेटा डिलीट कर रहा हूँ, मैं लाइन L पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, और लाइन L यहाँ कुछ इस फॉर्म में दे रखा था तुम्हें,
लाइन L तुम्हारे पास अब क्या आ गया, ये x -1 और ये y -1 और ये z -1 और इनके डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, ये तुम्हारे पास ऐसा बन गया b = c और a जो है वो क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है तुम्हारे पास। इसका मतलब मैं ऐसे बोल देता हूं, इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे हो जाएंगे, -1 1 और 1। लेकिन तुम्हें इस फॉर्म में नहीं दे रखा, लाइन तुम्हें किस फॉर्म में दे रखा है, लाइन तुम्हें दे रखा है x + 1। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का, फिक्स पॉइंट का क्या है, -1 है। तो मैं इसमें बोलूंगा पुट करो इसमें x = -1, तो -1 -2 अपॉन -1 ये बनेगा तुम्हारे पास 2। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना आएगा तुम्हारे पास, 3 आएगा और z कोऑर्डिनेट जो है वो भी कितना आएगा तुम्हारे पास, 3 आएगा। तो इससे कंपेयर कर लो, b और c का वैल्यू तो कितना आ गया, b = 1 और c = तुम्हारे पास 1 आ गया, y1 का वैल्यू 3 आ गया और z1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन में तुमसे वो जो भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहिए अपन सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कवर किया, दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन या कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट में, दो लाइन के बीच में, दो लाइन जब भी अपन दो लाइन की इक्वेशंस वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं और अपने को ऐसा लगे उसमें एक डेटा कम दिया हुआ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं उसने इंटरसेक्ट या कोप्लेनर जैसा वर्ड तो नहीं लिख रखा। तो दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन, बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में लाइन प्लेन से रिलेटेड जितना कुछ था बहुत कुछ अपन कवर कर चुके। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, आंसर मैच कर लो। क्या दिया इसमें, मैंने सिर्फ जितना इंफॉर्मेशन जितने से अपना काम चल जाए उतना लिखा है, बाकी क्वेश्चन में तुम खुद से देख लो। एक फिक्स पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3। प्लेन जो है इस फिक्स पॉइंट से पास होता है, वेरिएबल प्लेन है, उस पे ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो देखना ये हो गया 0, 0, 0, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उस वेरिएबल पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं इसको ज्वाइन करने वाला ये क्या बोल दूं, इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट क्या आएंगे, अल्फा -0, बीटा -0 और ये गामा -0। इस प्लेन का इक्वेशन कैसे हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, उसका नॉर्मल वेक्टर हो गया तो तुम क्या लिखोगे, अल्फा x + बीटा y + गामा z और इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आ जाएगा, इक्वल टू d लिखोगे तुम। फिर ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर। अब ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट 1, 2, 3 से पास होता है तो वो उसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा = अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर। हमें लोकस लिखना था इस वेरिएबल पॉइंट का, तो लोकस लिखना है तो अल्फा को क्या पुट कर दें, x, बीटा को y और गामा को z। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z = x² + y² + z²। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो एंड देन सॉल्यूशन देखो। आई होप तुम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। क्वेश्चन नंबर 7, इस पॉइंट का तुम्हें रिफ्लेक्शन निकालना है इस प्लेन के अबाउट। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं प्लेन के अबाउट, देखो इस प्लेन की इक्वेशन x - 2y = 0 दे रखा है। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा तुम्हारे पास, उसके कंपोनेंट क्या है, 1, -2, 0 है। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर मैं इसका इमेज निकालना चाह रहा हूं तो इमेज कैसे आएगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा इतनी ही डिस्टेंस पे, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस नॉर्मल वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं ना इजीली। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 1 फिक्स पॉइंट लिख दिया और साथ में इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, 1, -2 और 0। अब हम इस पे लिख लेते हैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट P। जनरल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास, लैम्डा -1, -2 लैम्डा +3 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4। ये जो जनरल पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई करता है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। मेथड यही है, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर इमेज निकालने के लिए क्या बोलेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट P क्या आ जाएगा, इसमें सेटिस्फाई करा दो, x - 2y = 0, दैट मींस x = 2y। तो x कोऑर्डिनेट लैम्डा -1 इसका ट्वाइस हो जाएगा तो कितना आएगा, -4 लैम्डा और प्लस कितना आएगा 6। तो फाइनली 5 लैम्डा = क्या आ गया, 7। तो लैम्डा = आ गया 7/5। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P जो है वो क्या हो जाएगा, 7/5 - 1 ये हो गया 2/5 -2 टाइम्स 7/5 तो -14/5 + 3 आ गया तुम्हारे पास। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/5, 4 पॉइंट P आ गया। तो a डैश का ये क्या हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y, z। इनका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, पॉइंट P है। और मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं, x - 1/2 = 2/5, नेक्स्ट y + 3/2 = 1/5
और नेक्स्ट z दिया है तो तुम्हें z प्लस 4/2 इक्वल्स टू 4, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3D सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, 3D का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एंड देन सॉल्यूशन देखो। ओके, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा तुमने। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। इसने पूछा है इस पर्टिकुलर इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे, इस लाइन और इस प्लेन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ये तुम्हें प्लेन दे रखा है और मान लो ये कोई लाइन है, तो इस लाइन पे तुम पहले क्या लिख सकते हो, ये जनरल पॉइंट लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे जनरल पॉइंट, इक्वल टू क्या ले लो, लैम्डा। तो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास 4 लैम्डा माइनस 1, उससे नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारे पास 12 लैम्डा प्लस 2। और ये जो पॉइंट P है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 है तो माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है तुम्हारे पास। तो ये देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, तो ये तुम्हारे पास इससे कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, -1, 2। तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 2 - प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और उससे नेक्स्ट -5 और ये प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास आएगा प्लस 16 और -10 और -2 12 का स्क्वायर 144 प्लस तुम्हारे पास आ गया 25, दैट मींस 169 और उसका रूट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के इक्वल। 13 इज द करेक्ट आंसर। अब स्टार्ट करते हैं जेईई मेन टॉपिक्स वाला पोर्शन। इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस कवर किए हैं जिससे तुम्हारे जितने भी फंडे जेईई मेन टॉपिक्स में जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कवर हो जाएं। इस तरह का हमने ट्राई किया है। पिछले जितने साल के AIEEE और जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबका डेटा एनालिसिस करते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक रिलेशन इसने बोला है सेट A पे डिफाइन किया है और वो रिलेशन दे रखा है इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट मींस जितने भी ऑर्डर पेयर हैं कि XY से किस तरह रिलेटेड है। तो तुम्हें बताना है ये किस टाइप का रिलेशन होगा, टाइप ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से सुन लो कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें 3 वो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो रेफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव, और जो तीनों होगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। कैसे चेक करते हैं, रेफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रेफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है सबसे पहले तुम्हें ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है कि रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है। किस सेट पे डिफाइंड है इसने क्वेश्चन में दिया, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, दैट मींस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। तो इस सेट ए पे रिलेशन डिफाइन किया है तो तुम्हें रेफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिस सेट पे डिफाइंड हुआ है रिलेशन, ये तुम्हारे पास इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स every element of set A must be related to itself। उसके अलावा किसी और से रिलेटेड है तो इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका मतलब 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए, 9 का 9 से होना चाहिए और 12 का 12 से होना चाहिए। चेक, इट इज ए रेफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए है इसमें तो हम बोलते हैं x का x से रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर x का y से रिलेशन है तो y का x से रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। दैट मींस जब x का y से रिलेशन है तो y का x से होना चाहिए। तो जब अगर ये रॉन्ग, सिमेट्रिक कब नहीं होगा तुम तो ये ध्यान रख लो कि अगर x का y से रिलेशन है और y का x से रिलेशन ना हो तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो यहां पे देखो, देखते हैं 6 का 12 से है, क्या 12 का 6 से रिलेशन दे रखा है, देखो x का y से है बट y का x से नहीं दे रखा है। यहाँ 12,6 वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए तो आगे तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से बोल देंगे ये रेफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ x इज रिलेटेड टू y and y is related to z then x must be related to z for all x y belongs to r and y z belongs to r। तो यहां क्या है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर x y से रिलेटेड हो एंड y z से रिलेटेड हो तो x z से रिलेटेड होना ही चाहिए। और इस कंडीशन के लिए कब देखेंगे, सेम जैसे इसमें बोला था, इसमें y का x से रिलेशन तभी ढूंढेंगे जब x y से रिलेटेड हो। तो इसमें भी जब x y से रिलेटेड हो और y z से रिलेटेड हो तो x z से रिलेटेड है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। मान लो x y से रिलेटेड ही है और y z से रिलेटेड नहीं है तो फिर तुम्हें x का z से रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक आगे इसमें बताऊंगा दोनों में एक चीज, एक इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट है वो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खुद से रिलेशन वाले एलिमेंट होंगे ना जितने भी वो तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई इश्यू करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे x का y से रिलेशन है तो y का x से होगा ही, सेम एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी। इसमें क्या है,
x का y से है और y का z से है, तब हम x का z से ढूंढते हैं। तो यहां तक तो कोई इशू नहीं आना। इसमें देखो 6 का 12 से, क्या 12 का किसी से, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 9 से है, क्या 9 का किसी से, इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ये सोच सकते हो कि हाँ 3 का 9 से है तो 9 का 9 से है तो 3 का किससे होना चाहिए, 9 से, तो वो तो ऑब्वियसली तुम्हें मिल जाएगा ना। मैंने शुरू में ही बोल दिया स्टेटमेंट, इनकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट 3 का 12 से है, 12 का किसी से है क्या, नहीं है, तो ये भी तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। x का y से है बट y का z से नहीं है। 3 का 6 से है एंड 6 का 12 से है, तो देखना ये ऐसा हुआ, 3 का 6 से है और 6 का 12 से है, तो 3 का किससे होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, और 3 का 12 से ये दे रखा है। दैट मींस ये कैसा है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो तीनों होता तभी बोलते हैं ना इक्विवेलेंस। एक भी नहीं हुआ इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बताने जा रहा था, जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। कैसे सिमेट्रिक में क्या बोला, सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब x का y से रिलेशन है और y का x से ना हो। क्या यहाँ पे x का y से रिलेशन है, नहीं है, तो हम y का x से ढूंढेंगे ही नहीं ना, हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। सेम ऐसा इसमें ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, x का y से है एंड y का z से है, तो अपन x का z से रिलेशन देखेंगे। तो ये जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। सेम ऐसे ही सिंगलटन रिलेशन की बात करें, सिर्फ इतना दे रखा हो तो ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ x का y से है, y का z से नहीं है, तो अपन x का z से नहीं ढूंढेंगे। वो बात अलग है कि ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए था। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में दी हूं, इस फॉर्म में तुम्हें रिलेशन दे रखा हो तो बताना, जैसे इस वाले में बताना है कि ये कैसा रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो a, b जो है वो c, d से इस तरह रिलेटेड है, ये एक रिलेशन दे दिया है इक्वेशन के फॉर्म में। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या दे रखा है, b प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू a प्लस डी अपॉन ए डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा, एक बार पॉज करके क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। b प्लस सी अपॉन बी सी और a प्लस डी अपॉन ए डी, सेपरेट कर लो इसको 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, और ये आ जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। अब देखो ये इससे अब ज्यादा सिंपल फॉर्म में हो गया। क्या, a, b का c, d से किस तरह रिलेशन है कि 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू क्या है, 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। दैट मीन्स यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, इसके फर्स्ट और सेकंड एंट्री के रेसिप्रोकल का डिफरेंस इक्वल टू क्या है, इसकी फर्स्ट और सेकंड एंट्री के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। ये रिलेशन इस तरह रिलेटेड है। तो अब तुम्हें बताना है कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। तो अपन चेक करके बताते हैं कैसा होगा। सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम क्या देखेंगे, a, b का खुद से रिलेशन। तो इसका मतलब c, d की जगह वापस क्या पुट कर दो, a, b। चेक करो, देखो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, सी और डी की जगह क्या पुट किया, a और b, तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये तो हमेशा ट्रू होगा ना कि खुद के इक्वल होगा ये हमेशा। दैट मीन्स इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक चेक करें, a, b का c, d से रिलेशन है तब तो ये होगा। अब चेक करते हैं c, d का a, b से रिलेशन होगा क्या, c, d का a, b से रिलेशन है क्या। चेक करो, देखिए c, d का a, b से रिलेशन है क्या। देखो कैसे आएगा, c, d। दैट मीन्स यहां हमने कैसा बोला, कैसे इसको रीड कैसे किया है, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1 बाई डी, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। ये और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम ही तो है। इस क्वांटिटी को x और इसको y बोलो तो ये तो x इक्वल टू y, और ये क्या है, y इक्वल टू x। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है। a, b का c, d के साथ में रिलेशन आ रहा है, तो c, d का भी किसके साथ में रिलेशन आ रहा है, a, b के साथ में। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव हम ऐसे चेक करेंगे, a, b का c, d से रिलेशन होने के लिए क्या है, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। अब हम एक नया एग्जांपल लेंगे, c, d का रिलेशन e, f से ले लेते हैं, x का y से और y का z से। तो ये z की तरह काम करेगा यहाँ। तो 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1 बाई एफ। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो रिलेशन क्या आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ। और ये एक्चुअल में क्या है, ये a, b का रिलेशन है किससे, e, f से। और हम यही तो कंक्लूड करना चाह रहे थे, x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन है, तो x का किससे होना चाहिए था, z से। ये क्या आ गया, x का z से रिलेशन आ गया। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इट इज वैलिड। और ये जो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आएगी, तो ये तो अपन ने मॉडिफाई करके हमने बनाया है ना। एक्चुअल एक्सप्रेशन तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, बट इस फॉर्म में लाके एक्सप्लेन करना तुम्हारे लिए समझना ज्यादा इजी था। मैं डायरेक्टली इस फॉर्म से भी तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता था।
ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, दैट मींस ये कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, मूव करते हैं जी मेन टॉपिक सेट एंड रिलेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। क्या दिया है, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एन इज रिलेटेड टू एम सच दैट, ये कंडीशन दे रखा है। मैंने पहले क्या बताया, टाइप ऑफ रिलेशन अगर तुम्हें देखना है तो सबसे फर्स्ट थिंग जो तुम्हें देखनी है वो क्या है कि रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है। तो यहाँ किस सेट पे डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मींस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, किस तरह डिफाइंड है, n इज रिलेटेड टू m सच दैट एंड इट इंप्लाइज दैट n इज ए फैक्टर ऑफ m, n m का एक फैक्टर है, या वो ये लैंग्वेज भी लिख सकता था n डिवाइड्स m, या वो ऐसा भी लिख सकता था कि m by n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। दो सबका एक ही मतलब है। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखेंगे कि कोई भी जितने भी एलिमेंट हैं इसके नेचुरल नंबर के, वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड होने चाहिए इस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन के लिए। तो हम चेक करते हैं n का किससे रिलेशन है, n से रिलेशन। तो n by n, n इक्वल टू n पुट कर दिया ना, वो क्या आएगा 1, और 1 जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, दैट मींस ये हमेशा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। चाहे तुम यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, हमेशा वो खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो खुद को हमेशा डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लें 5, तो 5 जो है वो 5 का हमेशा एक फैक्टर होगा, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन अगर उसने यहाँ इंटीजर लिख दिया होता ना, तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए इनकरेक्ट हो जाता। कब, 0 जो है वो 0 का फैक्टर नहीं होगा, 0 by 0 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस वाले केस में, अगर वो डिवाइड्स लिखता तो हम ऐसा कह सकते हैं इस केस में कि अगर 0 होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ये जिस सेट पे डिफाइंड है उसके सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस केस में तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करें कि अगर n जो है वो m को डिवाइड करता है तब तो क्या आएगा, m by n एक इंटीजर, मैंने उसको इंटीजर i1 लिख दिया। अब m का n से रिलेशन अगर हम देखें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें तो हमने क्या बोला कि n m से रिलेटेड है तो m by n इंटीजर, तो m n से रिलेटेड होने के लिए हम क्या बोलेंगे, n by m क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो m by n i1 है तो n by m क्या आएगा, 1 upon i1। अब अगर i1 एक इंटीजर है तो 1 upon i1 इंटीजर थोड़ा ना आएगा, ये एक इंटीजर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही केस में आएगा जब क्या होगा, i1 का वैल्यू 1, और i1 1 हो गया तो m इक्वल टू क्या आएगा, n। वो तो ऑलरेडी चेक कर चुके। एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि n इज ए फैक्टर ऑफ m, तो मैं ऐसे बोलूं, मैंने ऐसा लिख दिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो 2 का 6 से रिलेशन तो होगा, लेकिन 6 का 2 से नहीं होगा ना, 6 2 का फैक्टर नहीं होगा, मतलब 2 by 6 यहाँ पे एक इंटीजर नहीं आएगा, दैट मींस ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करें, ट्रांजिटिव में क्या है, n का m से रिलेशन है तो m by n एक इंटीजर आ गया, फिर n का m से ले लिया, m का किसी और से लेते हैं, m का p से रिलेशन लिया, जैसे x का y से लेते हैं, फिर y का z से लेते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, p by m क्या आएगा, एक इंटीजर i2 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे क्या आएगा, p by n इक्वल टू i1 इंटू i2। i1 एक इंटीजर है, i2 एक इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, एक इंटीजर। और ये किससे किसका रिलेशन आ गया, ये p by n एक इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन आ गया किसका, n का p से रिलेशन। तो यही तो कंक्लूजन चाहिए था, n का m से है, m का p से है, तो n का किससे होना चाहिए, p से। तो n का p से रिलेशन आ गया ना, क्यों, क्योंकि n यहाँ p को डिवाइड कर रहा है, n क्या है, p का एक फैक्टर है, और ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसा वैलिड है, दैट मींस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अब स्टार्ट करते हैं पोर्शन जेईई मेन टॉपिक्स का, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। 3 क्वेश्चंस लेंगे हम, इसमें तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किन क्वेश्चंस में आती है, उन क्वेश्चंस में जो 3D में विजुअलाइज करने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें हमें 3D में विजुअलाइज करना होगा। तो यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो तू अच्छे से देख लेना, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एंड देन सॉल्यूशन देखो। ओके, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, और इसने बोला है एक हिल जो है वो उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है A, B और C तीनों से कितना है, अल्फा है। तो मान लेते हैं वो जो हिल जो है वो तुम्हारे पास कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे है, तो तुम्हें इसकी हाइट बतानी है क्या होगी। तो अब तुम ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट को मैंने यहीं क्यों सपोज किया, वो अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे बाहर भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, देखो
हम ऐसे बोलते हैं, मान लो ये डिस्टेंस x है, ये y है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इस वाले वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस z है। फुट ऑफ हिल की बात कर रहे हैं। ये हाइट तुम्हारे पास, ये यहाँ पे हिल है, ये हाइट h है, ये y है, इसको इससे ज्वाइन करा दें तो ये एंगल जो इन्फॉर्मेशन है, ये एंगल कितना दे रखा है तुम्हें, अल्फा दे रखा है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ऐसे बोलेंगे कि क्या दे रखा है तुम्हें, ये h, ये y और ये एंगल अल्फा। तो इस अल्फा के अपोजिट ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है तुम्हारे पास tan अल्फा, वो कितना आएगा, h अपॉन y। ऐसे ही सेम ऐसे इसके लिए होगा तुम्हारे पास, क्या आएगा तुम्हारे पास, ये तो h, ये z, और इसको इससे ज्वाइन कराएंगे, ये एंगल भी अल्फा दिया है, तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा h बाई z, और ऐसे ही इसके लिए आ जाएगा h बाई x। तो यहाँ से x इक्वल टू y इक्वल टू z आ गया। इसका मतलब ये वो पॉइंट है फुट ऑफ हिल जो तीनों वर्टाइसिस से इक्विडिस्टेंट होगा। और तीनों वर्टाइसिस से इक्विडिस्टेंट अगर ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो तुम्हें पता होगा वो पॉइंट होता है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब वो पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर होगा या फिर इसकी बाहर होगा या फिर किसी साइड पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस ट्राइंगल की शेप पे, क्यों ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। हम तो ये केस लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैटर ये करता है कि इससे ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये सर्कम सेंटर है तो इसकी इससे डिस्टेंस होती है सर्कम रेडियस किसी भी वर्टेक्स से। तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास हो जाएगा कैपिटल R। सिंपल सा हो गया। अब h अपॉन कैपिटल R इक्वल टू tan अल्फा, तो h इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास, R tan अल्फा। अब R इक्वल टू तुम क्या क्या लिख सकते हो, अगर इस फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो ये भी लिख सकते हो ABC अपॉन 4 डेल्टा, या साइन रूल से लिख सकते हो A अपॉन 2 साइन A इक्वल टू B अपॉन 2 साइन B इक्वल टू हम लिख सकते हैं C अपॉन 2 साइन C। अब इसने जो भी एक्सप्रेशन यूज किया है ऑप्शन में वो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जितना तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और इन क्वेश्चन में मान के चलो सिंपल सा एक चीज है, क्वेश्चन जो लैंग्वेज में लिखा है उसने तुमको डायग्राम की फॉर्म में अगर तुमने बना लिया, अगर 2D में है तब तो, और 3D में है तो विजुअलाइज कर लो, 3D में ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ऐसा कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन फॉर्मूले लगाने होते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइन रूल एट मैक्स ये लगवा सकता है तुमसे। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें दिया हुआ है कि एक पिलर है और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है और इसकी हाइट जो है वो इसकी ट्वाइस है, तो इसकी हाइट अपन 2h ले लेते हैं अगर इसकी हाइट h है। और इसने साथ में बोला है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट पे दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। कई बार ये वैसा क्वेश्चन है, ये ध्यान दे लेना, ये एंगल थीटा मत कर देना। ये तो इस क्वेश्चन में तुम्हें लॉजिकली समझ में आ ही गया कि ये थीटा है तो ये पूरा थीटा कैसे हो सकता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें जब ये दिया होता है ना कि फ्लैग स्टाफ सबटेंड्स एंगल थीटा, तो हम ये एंगल थीटा ना करके ये एंगल थीटा कर देते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्म नहीं यूज किया है, सिर्फ वो ये ज्योमेट्री देके बोले दिस ज्योमेट्री सबटेंड्स एन एंगल दिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो मान के चलो उस ज्योमेट्री का कंप्लीट पोर्शन जो है उसका लोअर एंड और अपर एंड, उस कंप्लीट पोर्शन को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, तो वो एंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब तक ये टर्म यूज नहीं करे तो खुद से अपना दिमाग लगा के नए फंडे मत ऐड कर देना। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको अपन ने x ले लिया, तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, h बाई एक्स, और tan 2 थीटा जो है कंप्लीट 2 थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 3h बाई एक्स। तो h बाई एक्स का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 टाइम्स h बाई एक्स का वैल्यू है तुम्हारे पास tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास 2 इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास 1/3, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास π/6। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या पूछा है, इस थीटा की वैल्यू आने के बाद में अपन कैलकुलेट कर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो एंड देन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या दिया है इसने बोला है एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है और एक पॉइंट है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 40 डिस्टेंस पे,
और इस पे इनके जो एंगल ऑफ, इस बार उसने लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने हैं, ये तो 30 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो तुम्हें क्या बतानी है, हाइट वगैरह बतानी है इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये अपन h बोल देते हैं और इस वाले को अपन x बोल देते हैं। तो क्या आएगा, h अपॉन जो तुम्हारे पास 40 है इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारे पास 1030, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, h इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू हो गया तुम्हारे पास 40/√3। अब x कितना आ जाएगा, देखो इसमें h प्लस x अपॉन कितना आएगा 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरे में लगाते हैं 1060, तो 1060 कितना हो जाएगा, h प्लस x इक्वल टू ये √3 हो गया 40√3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 40√3 माइनस h कितना था 40/√3। एलसीएम ले लो, 40 कॉमन ले लिया तो √3 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 80/√3। √3 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से लेके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 80/3 इंटू √3 आएगा तो 1.7, तो 80/17 ये अप्रॉक्सीमेट 47 के आसपास आएगा। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है उसको टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में, जो कि है स्टैटिस्टिक का। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले अपने को वेरिएंस पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x जो है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है xi माइनस x बार इनके स्क्वायर्स का सम और डिवाइडेड बाई जो भी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा जो होता है वही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको अपन क्या लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x का क्या लिख देंगे, रूट, और यहाँ पे इसको अपन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू प्लस रूट वेरिएंस ऑफ x। तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ना, तो मान के चलो पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना होगा, वेरिएंस ऑफ x, दैट मींस सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर जो है तुम इसको जब सिंप्लीफाई करते हो इस फॉर्मूले को आगे, तो ये ऐसा बनता है सिग्मा xi स्क्वायर और ये अपॉन n और माइनस सिग्मा xi और डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ लिमिट हर जगह क्या है, i इक्वल टू 1 to n। अब इस फॉर्मूले को तुम सिंपल टर्म्स में कैसे याद रख सकते हो, जो कि तुम कभी नहीं भूलोगे। ये क्या दिया है, इनके स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाई n, दैट मींस ये तुम्हें दिया है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबके स्क्वायर्स का मीन, तो ये है मीन ऑफ स्क्वायर्स, और माइनस ये जो दिया है तुम्हें, ये क्या दिया हुआ है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम डिवाइडेड बाई n, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, उन सारे मीन का एवरेज, दैट मींस उन सबका मीन हो गया सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो ये है तुम्हारे पास स्क्वायर ऑफ मीन। ये फंडा याद रखो तुम, तो जब भी तुम्हें डेटा दिया होगा ना और तुम्हें उससे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट होगा, तो मान के चलो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कहीं ज्यादा होगी, हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन, इसके लिए सॉल्व करते हैं n नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले तो मीन ऑफ स्क्वायर्स क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके कहां तक आ जाएगा, n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो पहले तो मीन निकालें, 1 से लेके 2n और डिवाइडेड बाई n, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये तुम्हारे पास डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कंप्लीट 6, और ये n आएगा, ये n इससे कैंसिल, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n और इसका होल स्क्वायर, ये n से n कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई 6 माइनस ये आ गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस और अपॉन क्या आ गया 4। इसको सॉल्व कर लें तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा तुम्हारे पास, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस, मैं पूरा सिंप्लीफाई एक साथ करके लिख देता हूँ, 4n स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 3n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर और यहाँ बनेगा 6n और माइनस यहाँ भी बनेगा 6n, हो गया कैंसिल, यहाँ आएगा तुम्हारे पास 2 और माइनस 3 यहाँ आएगा 1। तो ये तो किसके इक्वल हुआ है, ये हुआ है सिग्मा स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा क्या आएगा, इसका रूट आ जाएगा रूट n स्क्वायर माइनस 1/12, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं एक कुछ कंक्लूजन है वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर एक ऑब्जर्वेशन xi है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज x बार है, और एक हम यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं मीन डेविएशन, और एक हम टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये दोनों सारे ये एक तरह के ही रिलेट हो जाएंगे। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दूं तो क्या होता है,
जो मीन है उसमें भी क्या हो जाता है, लैम्डा ऐड हो जाता है। और अगर मैं सबको म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीन जो है वो भी क्या हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैं सब में म्यू मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो म्यू जो मीन है वो भी म्यू टाइम्स एक्स बार और प्लस लैम्डा हो जाएगा। जबकि मीन डेविएशन में क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला इस तरह होता है एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मॉड डिवाइडेड बाई एन, और जो वेरिएंस है उसमें क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो इसमें होगा क्या, मीन डेविएशन में हर ऑब्जर्वेशन में जब तुमने लैम्डा ऐड किया तो यहाँ मीन में भी क्या ऐड हो रहा है, लैम्डा ऐड हो रहा है। तो उस वजह से ये यहाँ भी प्लस लैम्डा आएगा, यहाँ भी प्लस लैम्डा आएगा, तो ओवरऑल वो बैलेंस होके कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। अगर पहले मीन डेविएशन डी है तो बाद में भी क्या रहेगा, डी होगा। लेकिन हाँ, म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी म्यू आएगा, यहाँ भी म्यू आएगा, पूरे में म्यू कॉमन हो जाएगा, तो ये म्यू टाइम्स डी हो जाएगा और ये भी क्या रहेगा, म्यू टाइम्स डी होगा। लैम्डा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पहले सिग्मा है तो ऐड करने की वजह से इसमें स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो भी सिग्मा रहेगा। मल्टीप्लाई करने पे जरूर यहाँ मॉड म्यू टाइम्स सिग्मा हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये तुम्हारे पास म्यू टाइम्स सिग्मा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस पे बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 दे रखे हैं और उनका एवरेज कितना दे रखा है तुम्हें, मीन दे रखा है 75। अब उसने क्या किया, उसने बोला हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई की जगह वो बोल रहा है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर वो 25 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो नया जो एवरेज है वो क्या बनेगा तुम्हारे पास, वो बन जाएगा लैम्डा एक्स बार, दैट मीन्स लैम्डा इंटू 75 और माइनस 25। और ये बोल रहा है ऐसा करने के बाद में भी उसके मीन में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब नया मीन भी कितना है, 75 ही है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 100/75, दैट मीन्स 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में भी डाले, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कुछ जेईई मेन 2019 फेज 1 में क्वेश्चन आए, वो भी इससे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो क्वेश्चन होता है, अगर डेटा दिया है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अपने को कैलकुलेट करना है या वेरिएंस कैलकुलेट करना है, दोनों ही केसेस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। याद रखने का तरीका बताया था, स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर और अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे 5, माइनस क्या आएगा, ये जो एक्चुअल में है ये जो दे रखा है वो क्या है, एक्स बार ही तो है, और एक्स बार यहाँ पे कितना है 6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हें, ये टोटल दे रखा है तुम्हें 6.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा तुम्हारे पास, अच्छा एक्स बार इक्वल टू 6 दे रखा है, इस इन्फॉर्मेशन को भी यूज कर लेते हैं। क्या है, a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 और इक्वल टू तुम्हें कितना दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है 6। ए और बी में एक इक्वेशन तो ये आ गई, ए और बी में एक इक्वेशन ये आ गई, 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन्स। फालतू में यहाँ पे वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स हैं, इजीली तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। ए और बी की तुम्हारे पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लो। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में तुम्हें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा टोटोलॉजी है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, तुम्हें 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और बी की सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे लेने पे ये हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। तो दो तरीके क्वेश्चन होते हैं, एक तो यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज हैं उनको, जो लॉज हैं उनको यूज करते हुए, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन लॉ जो भी है उनको यूज करते हुए सॉल्व कर लें, या फिर हम ऐसे बोलें कि डायरेक्टली क्या बनाएं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। जैसे अपन ऐसे बोलें ये ए ये बी है तो इसकी पॉसिबिलिटी लिख ली सारी, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, ये वाला हमेशा मतलब इस वाले मेथड से कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं तुम्हारा, हमेशा सही होगा और कोई गलती भी नहीं होगी तुमसे। ठीक है, दूसरा वो तुम्हें चमके नहीं चमके उसका चांसेस उसके थोड़े से कम है, इसके रिलेटिवली उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो तुम्हारी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही तरीके से तुम्हें आनी चाहिए। दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ए देन बी, ये क्या होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है इसमें ये क्या होता है कि ये हमेशा ट्रू होता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो क्या होता है इसमें, इसको तो हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये कब फॉल्स होता है,
जब हाइपोथेसिस तो ट्रू हो और कंक्लूजन क्या है फॉल्स आए तो ये क्या देता है फॉल्स देता है। कैसे? ये देगा ट्रू, इसमें ये क्या देगा फॉल्स, क्योंकि हाइपोथेसिस तो ट्रू है और कंक्लूजन क्या है फॉल्स। बाकी सारे केसेस में ये क्या देगा ट्रू देगा। फिर क्या चाहिए तुम्हें, इसके साथ में ये एंड वाला रिलेशन है तो हम ये बना लेते हैं। ये क्या बनेगा, तो ये हमने बनाया तो ये क्या बन रहा है इसका, इसके साथ में ये अपने को एंड गेट यूज करना है। तो एंड गेट यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ट्रू, नेक्स्ट ये क्या आएगा फॉल्स, और ये क्या आएगा तुम्हारे पास फॉल्स, और ये भी क्या आएगा फॉल्स। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ तभी ट्रू देता है जब दोनों वैल्यूज जो है वो क्या हो ट्रू हो। उससे नेक्स्ट इसका, अब इसके साथ में हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लेना है। तो इसका इसके साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट ये, और ये जो लिखा है ये कंप्लीट ये ले लेते हैं। तो इसका इसके साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट हमने क्या बोला, ये सिर्फ तभी फॉल्स आएगा जब ये हाइपोथेसिस तो ट्रू हो और ये क्या है फॉल्स आए। तो देखो बी, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू देगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू देगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स हो गया, हाइपोथेसिस तो ट्रू हो गया, कंक्लूजन फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा और इस कंडीशन में ये ट्रू देगा। तो ये इसका मतलब ये फॉल्स आ गया। तो क्या ये टोटोलॉजी है? नहीं, ये एक टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सेम ऐसे ही चेक किया जा सकता है। ऑप्शन बी मैं यहीं चेक कर लेता हूँ। पहले तो अपने को ए और यहाँ पे और गेट लगाना है बी, तो ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, और ये आएगा ट्रू, और ये आएगा फॉल्स। अब इसका ए के साथ में क्या लेना है, एंड लेना है इस वाले का। तो ए के साथ में एंड जो है वो अपन इसका कैसे लिखेंगे, ए के साथ में एंड मैं यहाँ बना लेता हूँ। ए के साथ में अगर इसका एंड लेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, नेक्स्ट ये ट्रू आएगा, ये क्या बन जाएगा फॉल्स, और ये भी क्या बन जाएगा फॉल्स, ये भी टोटोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट ये ऑप्शन चेक किया जा सकता है ए, और ये तुम्हारे पास इसको चेक करें तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं ये कैसा बनेगा। ये इन यहाँ ट्रू बनेगा तुम्हारे पास इस केस में, यहाँ फॉल्स बनेगा, यहाँ फॉल्स बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा फॉल्स। सारे बाकी सारे केसेस में क्या बनेगा फॉल्स। पहले केस में ट्रू बन रहा है, फिर ए के साथ में लेना है तो मैं पहले बना ही देता हूँ, फालतू कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारे केसेस में तुम्हारे पास फॉल्स बन रहा है, और अब तुम्हें ए का क्या लेना है इसके साथ में, और लेना है ए एंड बी के साथ में। तो कैसे लेंगे, ए क्या है ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू, तो क्या आएगा ट्रू, ये इस केस में भी ट्रू आएगा, और इस केस में क्या आएगा ये फॉल्स आएगा, और इस वाले केस में भी ये क्या आएगा तुम्हारे पास फॉल्स। ये फॉल्स कब आता है, जब तुम्हारे पास दोनों के दोनों क्या आ जाए फॉल्स, तो उस कंडीशन में ये क्या आता है तुम्हारे पास फॉल्स। ओके, सारे इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी टोटोलॉजी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। वो मैं मेथड फर्स्ट से उसको चेक नहीं कर रहा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। मेथड फर्स्ट से तुम्हें चेक करना आ गया होगा, मेथड सेकंड से कैसे चेक करते हैं वो मैं सिखा। सेकंड मेथड जो है उसमें क्या है, उससे पहले तुम्हें सेकंड मेथड के लिए ये पता होना चाहिए ये किसके इक्विवेलेंट होता है। ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ ए और बी। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ये पता होगा तुम्हें अगर ये टॉपिक की थ्योरी वगैरह थोड़ी पढ़ रखी है तो। लिखते हैं इसको, कैसे लिखें, ये आएगा ए एंड, इसको कैसे लिखेंगे इफ ए देन बी को, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ ए, इसको इस तरह लिख देते हैं नेगेशन ऑफ ए एंड और बी, नेगेशन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आएगा और बी, और फिर इफ देन बी लिखा है तो इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, इस कंप्लीट का नेगेशन और क्या आएगा बी। चलो ठीक है, कल तो पूरे पे नेगेशन लगा रहे हैं तो वो रूल अपने को पता होना चाहिए, पूरे पे नेगेशन कैसा लगेगा। ये क्या आएगा नेगेशन ऑफ ए, फिर ये सिंबल क्या होता है चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा एंड किस में चेंज हो जाएगा और में, फिर इसका नेगेशन आएगा, इसका नेगेशन कैसे होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो है वो क्या हो जाएगा वापस ए ही हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा किसमें एंड में, और यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ बी। ठीक है, अब ये पूरा जो है ये बी के साथ में आ गया तुम्हारे पास। और अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें दे रखा है ए और इसके साथ में ऑपरेशन लगाना है, तो ये क्या है तुम्हारे पास और ये क्या है एंड, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका सबसे पहले आएगा इसके साथ में और बीच में ये एंड आ गया, और ये नेगेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी होता है ये ए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और ओवर एंड क्या आएगा ए और बी एंड ए और सी। ऐसा ही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे एंड हो और हो तो उसके लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया एंड, फिर अपन क्या लिखेंगे नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ बी। ठीक है, इस कंप्लीट का और बी के साथ में। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा, एक टोटोलॉजी आएगा, और ये टोटोलॉजी आएगा, इसका इसके साथ में एंड ले रहे हैं तो इसका इसके साथ में एंड लेंगे तो तुम्हारे पास ये जो कंडीशन बन रही है ये क्या आ जाएगी एज इट इज। ऐसा कैसे आएगा, ये आ गया नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ बी, और क्या आ गया बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया नेगेशन ऑफ ए
और अब इसमें यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइन है, तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, ए और बी और सी है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए और बी और सी, तो ये हम यूज कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ ए और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन ऑफ बी और बी, और ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। और इसमें और वाले में तो क्या होता है, कोई एक ट्रू वैल्यू चाहिए होती है तो पूरा हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, एक टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का इसके साथ में ऑड ले रहे हैं तो ये अगर हमेशा ट्रू दे रहा है तो ये कुछ भी दे, ये पूरा कंप्लीट क्या देगा, हमेशा एक ट्रुथ वैल्यू देगा, टी देगा। दैट मींस ये हमेशा क्या होगा, एक टोटोलॉजी होगा। तो इसको इस तरह प्रॉपर्टी से भी प्रूफ किया जा सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये वाला मेथड, इसमें कहीं ना कहीं गलती भी करते हैं और उनको नहीं चमकता है, नहीं समझ में आता है, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तुम तो मेथड फर्स्ट ट्रुथ टेबल बना लो, कोई बहुत टाइम भी नहीं लगता है। प्रैक्टिस तुमने 4-5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, ट्रुथ टेबल तुम्हारी कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस तुम्हें फंडा पता होनी चाहिए कैसे बनती है ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कई बार जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, तो देखो अगर ऐसा दिया हो इफ ए देन बी, और इसका वो तुमसे पूछे कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है इसका क्या होता है, ये होता है नेगेशन ऑफ बी देन नेगेशन ऑफ ए, सिंपल सा। और नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट में क्या करना होता है, उसमें नॉट ऐड करना होता है ना, जिस भी तरह की लैंग्वेज। जैसे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है वो तुम्हें किस फॉर्म में दे रखी है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज तुम्हें इस फॉर्म में दे रखी है। जैसे मैं बात करूं पर्टिकुलर क्वेश्चन की, प्रिंट लेना पड़ेगा यार, इसमें क्वेश्चन दे रखा है द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ इट इज रेनिंग देन इट आई विल नॉट कम। स्टेटमेंट ए क्या है, इफ इट इज रेनिंग, और ये क्या है, आई विल नॉट कम। तो इसका नेगेशन लेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आएगा नेगेशन ऑफ बी स्टेटमेंट क्या था, आई विल नॉट कम, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, आई विल कम, तो ये तो बनेगा आई विल कम। फिर देन नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या था, ए स्टेटमेंट था इट इज रेनिंग, तो यहां पे क्या आएगा फिर, देन इट इज नॉट रेनिंग। आई विल कम देन इट इज नॉट रेनिंग, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है, इफ ए देन बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन ऑफ बी देन नेगेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, खुद से उसको ट्राई करो और देन उसको सॉल्यूशन देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 सेम वही करना है, मेथड फर्स्ट तो तुम मेथड फर्स्ट से ही करो, ज्यादा सही रहेगा। मेथड सेकंड में क्या होगा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन लॉ, इस तरह के लगाने होंगे। और एक नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है, तो अगर ए का नेगेशन है और उसका वापस नेगेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें यूज क्या होता है, मैं फटाफट वो चीजें वापस रिवाइज करवाता हूँ। ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स है ना, तो मैं ये चीजें जो हैं वो रिवाइज करा रहा हूँ। एक तो ये यूज होगा इसमें, एक ये यूज होगा। फाइनली ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा मैं, ये काम की चीजें जो हैं वो बता रहा हूँ जो इसमें काम आएंगी। इसमें क्या होता है, और एक ये बाई कंडीशनल भी आता है कई जगह। ठीक है, ये काम की चीजें हैं यहाँ पे। और एक और डिस्कस कर लें, नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी तो क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। पी और क्यू में क्या होता है, ये हमेशा ट्रू वैल्यू देता है एक केस को छोड़ के, जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो यहाँ ट्रू देगा, यहाँ ट्रू देगा, यहाँ ट्रू देगा, और यहाँ क्या देगा, फॉल्स देगा। इस वाले में पी एंड क्यू में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही केस में ट्रू वैल्यू देता है, जब दोनों क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इफ पी देन क्यू, ये हम डिस्कस कर चुके। अगर जो हाइपोथेसिस जो है तुम्हारे पास वो तो ट्रू हो और जो कंक्लूजन है वो क्या हो तुम्हारे पास, फॉल्स आ जाए, तो उस केस में ये क्या देता है, फॉल्स। बाकी सारे केसेस में ट्रू देता है। तो इस केस में क्या देगा, ये ट्रू देगा। इस वाले केस में ये क्या देगा तुम्हारे पास, ये फॉल्स देगा, क्योंकि हाइपोथेसिस तो ट्रू हो गया और कंक्लूजन फॉल्स हो गया। और इस वाले केस में ट्रू देगा, इस वाले केस में भी ट्रू देगा। बाकी सारे केसेस में हमेशा ट्रू देता है। इसमें क्या होता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट वाले में ये होता है कि ये ट्रू वैल्यू तभी देता है जब दोनों क्या हो, सेम वैल्यू हो, या तो दोनों के दोनों ट्रू हो। अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो ये फॉल्स देगा, दोनों डिफरेंट हो गए तो ये फॉल्स देगा, दोनों सेम हो गए तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। बस यही फंडे इसमें यूज करने, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो और ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो। आई होप तुम्हारी जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही सही चल रही होगी। अपने 2 वॉल्यूम और बचे हैं, उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लगातार कंटिन्यूअसली अब हर दिन एक वीडियो आएगा, उनको कंप्लीट करते रहो। क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं। जेईई मेन 2019 फेज 1 के जितने भी क्वेश्चन, जितना कंटेंट हम तुम्हें दे सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है, पीडीएफ अटैच्ड है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक में, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सारों को सॉल्व करो। किसी भी तरह कोई डाउट या किसी तरह की कोई चीज पूछनी है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और प्रिपरेशन करते रहो। वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सारे वीडियो लेक्चर्स के एंड में एक दो तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होंगे।